प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी हिंदी की कंटिन्यूस क्लासेस चल रही हैं और आपकी जो क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक है उसमें हमने 6 कविताओं को यानी कि 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। 6 कविताओं को कंप्लीट कर लिया है। उन कविताओं के हमने भावार्थ को देखा, उनकी व्याख्या और शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर, इन सभी चीज़ों को जो है हमने डिटेल्ड में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका 7th चैप्टर है, जो स्वयं प्रकाश इसके रचयिता है, यानी कि ये एक कहानी है और इस कहानी का नाम है नेताजी का चश्मा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस, आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, और उनको वो कैसे दिखते हैं आपने देखा भी होगा। तो वो एक वर्दी में रहते हैं और एक चश्मा जो है वो हमेशा लगा के रखते हैं। ऐसी प्रतिमा, ऐसी फोटो हमने उनकी जो है देखी है, इस तरीके की कल्पना हमने की है। तो उन्हीं के चश्मे पर ये पूरी कहानी बेस्ड है। इसके रचयिता जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, स्वयं प्रकाश है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस कहानी को, अपने इस पाठ को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जो इसके लेखक हैं उनके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही बीता। ये वसुधा पत्रिका के संपादन से भी जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संघान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे हैं। उन्हें जो पहला सम्मान है, यानी कि पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से जो है उनको पुरस्कृत किया गया है। और इनका निधन जो है 2019 में हो गया था। अब नेताजी का चश्मा, ये चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके ये कहानी जो है उनके चश्मे पर है पूरी कि, और उस चश्मे के माध्यम से मतलब ऐसी स्वतंत्रता की भावना और ऐसी देशभक्ति की भावना, ऐसे देश प्रेम की भावना जो है इस कहानी में दिखाई गई है कि व्यक्ति के अंदर आज भी जो है देशभक्ति मरी नहीं है और जीवित है। अर्थात हम थोड़ा सा ये देख लेंगे तो हमें कहानी समझने में और ज़्यादा सहूलियत होगी। तो चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है, देश बनता है उनमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि सिर्फ बड़े लोगों में ही नहीं देशभक्ति की भावना हम अपने समाज में देखते हैं, बल्कि बच्चों में भी इस तरीके की जो है भावनाएं आज भी जीवित हैं। और हमें ये ज़रूरी भी है कि जब बच्चों को हम स्कूल में शिक्षा देते हैं तो देशभक्ति की भावना जागृत करना तो एक शिक्षक का कार्य ही होता है। अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। नेताजी का चश्मा, इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पढ़ने के साथ ही साथ कंसंट्रेशन भी करेंगे आप, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे आप। हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से समझिए ताकि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या फिर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इतने सक्षम हो जाए इस कहानी को पढ़ने के बाद कि आप उसके आंसर जो है अपने वर्ड्स में लिख पाएँ। इस तरीके की तो शार्पनेस आपके अंदर होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम रीड करते हैं इस कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे से यानी कि जिस कस्बे में ये मूर्ति स्थापित है। और कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिससे पक्का मकान कहा जा सके, ऐसे ही कुछ मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसे एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ कार्य भी करती रहती थी।
कभी कोई सड़क बनवा दी, पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी कि एक छोटा सा कस्बा है जहाँ से हालदार साहब जो है रोज वहां से गुजरते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं। तो वो मार्ग है जहाँ से वो गुजरते हैं, वो गली, वो कस्बा है, छोटा सा कस्बा है, वहां से वो रोज गुजरते हैं और वहां पर एक मूर्ति है, लगवाई गई है, जो नेताजी की मूर्ति है। तो उसी मूर्ति पर ये पूरी कहानी है, उस मूर्ति के छोटे से हिस्से यानी कि उनके चश्मे पर ये पूरी कहानी जो टिकी हुई है, उसी के माध्यम से जो है इस कहानी को एक नया रूप दिया गया है कि कैसे आज के ज़माने में भी जो इतना हमारा समाज जो है इतना आगे बढ़ चुका है, इतनी चकाचौंध है, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न चीज़ों को या फिर वेस्टर्न फूड को हम कहें इतना फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न चीज़ों में इतना रमते जा रहे हैं। फिर भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंसानों के अंदर आज भी भारतीय होने का जो गर्व है वो मौजूद है, साथ ही साथ अपने देश के प्रति देशभक्ति भी है। और ये चीज़ सिर्फ बच्चों, बूढ़ों में ही नहीं, बच्चों में भी इस कहानी में दर्शाई गई है कि कैसे बच्चों के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी कहानी को आगे जानने की और कोशिश करते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा, आप घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, चौराहे पर कहीं जाते हैं जहाँ नगर पालिकाएं वगैरह होती हैं, आपके मोहल्ले में भी होगी, तो आपने देखा होगा वहाँ पर अक्सर मूर्तियाँ लगी हुई, मतलब बनी हुई होती हैं, मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी की जिसने भारत को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया हो। तो उसी प्रकार यहाँ भी नगर पालिका के में कोई मूर्ति नहीं लगी थी चौराहे पर, तो ऐसा सोचा कि चलो कोई एक मूर्ति बनवा देते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि सुभाष चंद्र बोस की ही मूर्ति हम यहाँ पर बनवा के लगाते हैं। अब पूरी बात तो अब पता नहीं, मतलब पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं कुछ ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी यात्री में बर्बाद हुआ होगा। यानी कि ऐसा, वो मूर्ति तो बनी बहुत सुंदर थी, परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है, लेखक ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है लो बजट हो, या फिर इन्होंने अपील की हो और वो अपील वहाँ पर जल्दी से मंजूर ना हुई हो, उतना बजट ना मिला हो, या फिर इतनी अच्छी जानकारी ना हो अच्छे मूर्तिकारों की, या फिर मूर्तिकार जो बनाने वाला है वो ज़्यादा बजट ले रहा हो। तो इस तरीके से तो क्या होता है, बर्बाद हुआ हो, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार से ही अवसर देने का निर्णय किया गया हो। यानी कि किसी स्थानीय कलाकार वहीं का कोई निवासी है जिससे कि मूर्ति बनाने के लिए कहा गया हो, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया। और क्या किया गया, यानी कि लो बजट हो सकता है, मतलब ऐसा अनुमान लगा रहे हैं लेखक कि लो बजट हो सकता है, या फिर उन्होंने अपील की हो लेकिन वो अपील मंजूर होने में टाइम लग रहा हो, इस तरीके की सारी बातें जो है, या फिर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कोई अच्छे कलाकार से मूर्ति बनवाई जाए। तो उन्होंने एक अपने ही मोहल्ले के एक मास्टर जो ड्राइंग वगैरह में अच्छे थे, उनको ही जो है मोतीलाल जी को ही ये मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि उन्होंने कहा कि हाँ, मैं महीने भर में मूर्ति बनाकर जो है आपको दे दूंगा। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, यानी 2 फुट की मूर्ति थी जिसे कहते हैं ब्रस्ट, और सुंदर भी थी। मूर्ति तो सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह आदि के जो नारे हैं वो याद आने लगते थे। इसी दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास तो था। केवल एक चीज की कसर रह गई थी, और जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था।
यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो तभी उन्होंने उसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी कि वो जिसने मूर्ति बनाई उसने मूर्ति तो बहुत सुंदर बनाई लेकिन एक कमी छोड़ दी उसने, वो चश्मा नहीं उसने पहनाया। हो सकता है ऐसा आगे भी हम पढ़ेंगे कि हो सकता है उसे चश्मा बनाना ना आता हो, या हो सकता है वो पत्थर से चश्मे को पारदर्शी ना बना पा रहा हो, या फिर वो भूल गया हो। तो जब हालदार साहब वहां से निकले और मूर्ति पर चौराहे पर उस मूर्ति को देखा तो सब कुछ तो ठीक था, परंतु उन्हें भी हंसी आ गई कि मतलब क्या है कि मतलब मूर्ति को चश्मा नहीं बनाया गया है। जब अगर मूर्ति पत्थर की है तो चश्मा भी पत्थर का ही होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रियल का चश्मा जैसा कि आप और हम पहनते हैं वैसा चश्मा जो है उनकी आंखों पर लगा हुआ था, मोटे फ्रेम वाला। और जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब हालदार साहब ने मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देश भक्ति तो आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अर्थात उनके मन में उनके मन में देशभक्ति की भावना उमड़ी कि उन्हें ऐसा लगा कि जरूर अगर मूर्तिकार ने चश्मा नहीं भी बनाया तो भी इस जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने उन्हें शायद ये चीज़ नहीं अच्छी लगी, उन्हें भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो है उनकी मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर जो है चश्मा पहना दिया कि बिना चश्मे के ये मूर्ति अधूरी है, अपूर्ण है। क्योंकि हमने जैसी छवि बनाई है स्वतंत्रता सेनानियों की, आप चाहे गांधी जी की बात करें, चाचा नेहरू की बात करें, या फिर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, भगत सिंह की बात करें, तो इनकी छवियां हैं, इनकी छवियां हमारे मस्तिष्क में है। जब हमें गांधी जी हम बोलते हैं, गांधी जी को का नाम लेते हैं तो हमें वही वो दुबले पतले से और धोती में लपेटे हुए और डंडा हाथ में लिए हुए, लाठी हाथ में लिए हुए ऐसी छवि हमारे मन में आती है। या फिर यदि हम भगत सिंह की बात करें तो वो टोपी लगाए हुए और मूछों को ऊपर तान करते हुए इस तरीके की छवि आती है। तो उसी प्रकार जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी बात करते हैं तो हमें वो वर्दी में और मतलब वर्दी पहने हुए, सिर पर वर्दी वाली टोपी लगाए हुए और आंखों पर चश्मा, ये सारी चीजें हमें जो है ध्यान में आती हैं। तो ये चीज जब हम देखते हैं कि कोई मूर्ति बनाई गई है और उसमें चश्मा नहीं है तो ये चीज खटकती है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अधूरापन है, यानी कि अधूरी है ये मूर्ति। लेकिन उस मोहल्ले के लोगों ने क्या किया है, अब किसने किया, लोगों ने किया, कैप्टन चश्मे वाले ने किया, इसको तभी भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे कहानी पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा कि चश्मा लगा दिया क्योंकि अभी भी लोगों में देशभक्ति की भावना है। तो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ गया, यानी कि उनके अंदर और जिज्ञासा बढ़ गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो रोज बदल रही है, यानी कि चश्मा तो बदल बदल के पहन रही है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया, यानी कि उनकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा उनके अंदर जिज्ञासा आ गई कि क्या है, मतलब रोज एक नया चश्मा, रोज एक नया चश्मा। पहले तो उनको लग रहा था देशभक्ति के तौर पर किसी ने पहना दिया चश्मा, किसी को नहीं इनकी मूर्ति अच्छी लग रही थी ऐसी, क्योंकि चश्मा उनका प्रतीक है पहनने का। और बाद में उन्हें ये बहुत हास्य पूर्ण वर्णन लगा, मतलब जैसे हंसी मजाक चल रहा हो ऐसा उनको लगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो पान खाते थे, पान वाला था, उनसे वो पूछ ही बैठे। हालदार साहब की बड़ी आदत पड़ गई थी कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्मनीय हो उठा तो
पान वाले से ही पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के अ, खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, यानी कि वो भी पान खा रहा था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। खुशमिजाज यानी हरदम खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, हंसी मजाक करने वाला, ऐसा व्यक्ति। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी उसको हंसी आ गई। उसकी तोंद थिरकी, यानी कि जब हम हंसते हैं तो हमारे पेट पर उसका असर पड़ता है, तो हमारी पेट थोड़ा सा उछलने लगती हंसने से, तो उसी प्रकार उसकी तोंद थिरकी। पीछे घुमाकर उसने पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी ये कौन कर रहा है? एक चश्मे वाला है, कैप्टन जिसका नाम है, वो ही रोज जो है चश्मे बदल बदल के लगाता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई गिराक आ गया, समझो, गिराक यानी कि ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कि कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे देता और दूसरा बिठा देता, यानी कि जो मूर्ति पर लगा था वो चश्मा उसे दे देता और मूर्ति पर जो है दूसरा चश्मा लगा देता। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेम में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, यानी कि वैसे ही फ्रेम की डिमांड होती, तो जैसे मूर्ति में लगा है, तो जो कैप्टन है और कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए, यानी कि नेताजी से माफी मांगता कि ये चश्मा मुझे दे दीजिए, मैं आपको दूसरा पहनाता हूँ, क्योंकि उसके ग्राहक को उसकी डिमांड है उस चश्मे की। क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल जो चश्मा है वो कहाँ गया? ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भी भीड़ भाड़ अधिक नहीं होती थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया, यानी कि जो मास्टर था जिसको एक काम सौंपा गया था वो बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी, क्योंकि अपनी अपनी जो भावनाएं होती हैं हम प्रकट करते हैं, हम बात करते हैं, अलग अलग भावनाओं से आदमी जो है सोचता है। अब यहीं पर उसके लिए एक मजाक की बात हो गई पान वाले के लिए, लेकिन हालदार साहब के लिए ये देश के प्रति अपने निष्ठा और उसके आदर की जो है बात हो गई। यानी यह और ठीक ही सोच रहे थे, वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश ही नहीं की होगी, और अगर कोशिश भी की होगी तो असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। मतलब इस तरीके की बहुत सी बातें हैं, घटनाएं हैं जो वो बताता है। उफ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाते हैं। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? उनको ऐसा लगा कि मतलब हो सकता है ये उनका साथी हो, या फिर हो सकता है कि
सिपाही हो उनकी सेना का, ऐसा उनको लगा। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल। वो देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। यानी कि एक फेरी वाला था जो एक बांस के डंडे में कुछ जो है चश्मों को टांगे हुए था और वहीं फेरी लगाया करता था उन्हीं गलियों में। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, पर क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में जब उस कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, यानी ये सिलसिला चलता रहा। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी बड़े फ्रेम वाला चश्मा, बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। यानी कि आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं, जैसे कि ये वही कैप्टन है जो चश्मे बेचता है और ये मूर्ति है जो बिना चश्मे की है और उस पर ये चश्मे लगा रहे हैं। कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अर्थात यहाँ पर कुछ समय बाद यानी 2 साल तक उनका आना जाना चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनको फिर से एक झटका सा लगा जब उन्होंने उस मूर्ति पर चश्मा नहीं देखा। यानी कि मैं फिर से रीड करूंगी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी कि फिर जब दूसरे दिन गुजरे उस दिन भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हो होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया उन्हें? ख्याल है कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा, यानी कि हृदय स्थली यानी कि कस्बे की जो जिस भूमि पर सुभाष चंद्र की जो प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, ऐसा वो विचार कर रहे थे, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया।
मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन क्या हो गया, मर गया। तो अब उसके आंखों पर, उस मूर्ति की आंखों पर चश्मा तो होगा नहीं। और सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब, मतलब जीप रुकती या न रुकती, हालदार साहब ने क्या किया, जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर जो है अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं, यानी कि सरकंडे की जो लकड़ियां आती हैं मुलायम सी होती हैं, उसी का जो है चश्मा लगा हुआ था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हो सकता है किसी बच्चे ने बनाकर लगा दिया हो, बच्चों को भी उनकी ये मूर्ति ना अच्छी लग रही हो। हालदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। मतलब इस तरीके की देशभक्ति देखकर, राष्ट्रभक्ति देखकर जो है हालदार साहब की आंखें नम हो गई और उनका मन जो है दुख से भर गया कि मतलब आज भी, जैसे वो कैप्टन जिसे कहते थे चश्मे वाला, जो बूढ़ा था, गरीब था, मरियल सा था, लेकिन उसके अंदर कितनी देशभक्ति थी, उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो रोज उस मूर्ति को, बच्चे भी देखते होंगे कि कोई ना कोई चश्मा लगा रहता है, लेकिन नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो किसी बच्चे ने शायद ये सोचा हो, तो उसने जो है सरकंडे की लकड़ी का जो है चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा दिया, उस मूर्ति को कंप्लीट किया। तो इस तरीके की भावुकता को देखकर जो है उनको, उनकी आंखें भर आई, इस प्रकार की देशभक्ति को देखकर भर आई। आप भी सोचिए, अगर मान लीजिए आप भी इसी तरीके के किसी दृश्य को देखते हैं, इस तरीके की कोई मूर्ति देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई कमी है, तो क्या आप उसको पूर्ण करेंगे? अगर आपके अंदर देशभक्ति है, देश के प्रति प्रेम है, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम है, हमारे जो वीर हैं उनके प्रति प्रेम है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश को आज़ाद किया, तो हमारे मन में भी इस तरीके के भाव अपने आप उमड़ेंगे और हमारी आंखें भी नम होंगी। तो आज की हमारी ये कहानी संपूर्ण होती है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं इसको हम अब अगली क्लास में करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर को, भावार्थ को, जो भी आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम अभी अगली क्लास में जरूर इन सारी चीज़ों को करेंगे। और आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप कहानी से क्या समझते हैं, ये चीज़ आप खुद जो है अपने मन से पूछ सकते हैं कि आपको कहानी समझ में आई कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूँ या फिर आपको लिखने के लिए आ जाए, तो क्या आप लिख पाएंगे? आप जरूर लिख पाएंगे अगर आपने ध्यान से इस क्लास को देखा होगा, सुना होगा और समझने की कोशिश करी होगी। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रही। स्वयं प्रकाश की इस कहानी को, नेताजी के चश्मा को, हमने कंप्लीट किया। आपको अच्छी लगी हो तो आप इस हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की हमारी क्लास इतनी। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।